बहुजन मुक्ति पार्टी के विधानसभा 145 महोली के प्रत्याशी तेजनारायण विश्वकर्मा और बहुजन मुक्ति पार्टी विधानसभा 153 मिश्री के प्रत्याशी माननीय संतोष जी, ये दो कैंडिडेट इस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसका प्रचार करने के लिए आज की ये सभा आयोजित की गई है। इस सभा में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हम लोगों के द्वारा उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नाम का गठबंधन बनाया है। ये गठबंधन 13 पार्टी के लोगों के द्वारा बनाया गया है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, जिसकी बहुजन मुक्ति पार्टी एक गठबंधन का साथी है, घटक दल है, वो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा किसी पार्टी का नाम नहीं है, एक गठबंधन का नाम है। जैसे सोनिया गांधी ने गठबंधन बनाया और उस गठबंधन का नाम रखा है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और अटल बिहारी और आडवाणी जी के द्वारा एनडीए नाम का गठबंधन बनाया। आज दिल्ली में एनडीए की सरकार है और जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो जिस तरह से यूपीए और एनडीए जो गठबंधन है, उसी तरह से हम लोगों ने भी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। उत्तर प्रदेश कोई राष्ट्र नहीं है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है। तो फिर ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा हमने क्यों बनाया? क्योंकि आने वाले समय में सारे देश भर में एक एक करके विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और आने वाले समय में भी होने वाले हैं, और 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है। तो उस समय हम लोग 500 लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। तो ये कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है। मैं 19 साल की उम्र का था तब से ये काम शुरू किया। तो आज 567 जिलों में हमारा संगठन बना हुआ है। 4000 से ज्यादा तहसीलों में बना हुआ है। 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में बना हुआ है। 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में बना हुआ है। तो ये कोई छोटा मोटा संगठन, छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। 2 बार हम लोगों ने भारत बंद किया। एक बार 13 पॉइंट रोस्टर के लिए बंद किया, 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए, और एक बार सीए के विरोध में देशव्यापी आंदोलन किया। सीए के विरोध में देशव्यापी आंदोलन किया। नहीं तो सीए के पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह डेली सीए करते थे
जब से हमने भारत बंद किया तब से उन्होंने सीए बोलना ही बंद कर दिया। नहीं तो आप जानते हो नरेंद्र मोदी कितना अकड़ू आदमी है, बहुत अकड़ता है। ये जो नरेंद्र मोदी है ये बहुत अकड़ता है। तो इस अकड़ने वाले आदमी को ऐसा सीधा किया, पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए मजबूर किया, और सीए का कानून बनाने के बाद हमारी वजह से अभी तक लागू नहीं कर पाए। ये अकड़ने वाला जो प्रधानमंत्री है ना, इसको ऐसा सीधा किया। तो कौन आदमी अकड़ता है पता है? आप लोग शायद गांव के रहने वाले हो, और मैं भी गांव का रहने वाला हूं। मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है ना? आप लोगों को पता है ना, मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। तो गांव वाले कहते हैं यार थोड़ा सा घी लगा दो, ताला बहुत अकड़ा हुआ है। तो मरा हुआ आदमी जो है ये बहुत अकड़ता है। तो हमने देशव्यापी आंदोलन किया, और ये जो ओबीसी के नीट का मामला है, हमने केवल कागज में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, भारत बंद नहीं किया, केवल ज्ञापन दिया। तो नरेंद्र मोदी ने सोचा रे वामन मेश्राम अब भारत बंद करने वाला है, पहले ही लागू कर दिया। अब लोगों को पता होगा। तो हमारे लिए केवल चुनाव नहीं है, चुनाव होने के बाद आप गरीब गुर्गों की लड़ाई भी हम लड़ते हैं। केवल चुनाव नहीं लड़ते हैं, गरीब गुर्गों की लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा, और आप लोग इस बात को ध्यान में रखें कि जिस तरह से मैदान में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी तरह से आपकी लड़ाई विधानसभा में लड़ने के लिए संतोष भारतीय और तेज नारायण विश्वकर्मा जी को ये सारे भौगोलिक क्षेत्र से आप लोगों को चुनकर भेजना है, ताकि मैदान के साथ साथ विधानसभा में भी लड़ाई लड़ी जा सके, आपकी आवाज सुनी जा सके। साथियों, ये जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है, ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा हमने क्यों बनाया, ये बात थोड़ा आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसलिए थोड़ा बताता। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ये परिवर्तन करने के लिए बनाया। क्यों बनाया? तो इसके लिए आपको 2-3 बड़ी बातें, क्योंकि चुनाव में लोग क्या बोलेंगे? लोग बोलेंगे आपको 5 किलो अनाज देंगे, घी देंगे, तेल देंगे, स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे, ऐसा बोलेंगे। तो ये सुनने से कोई जागृति होती है? जैसे मैं आपको कहूं 1 महीने के लिए 1 किलो आपको घी दूंगा, क्या जागृति हुई ऐसा कहने से? जागृति क्या हुई? 1 किलो घी दूंगा, जागृति क्या हुई ऐसा कहने से? कोई जागृति तो हुई नहीं। और आपने 1 किलो घी देंगे करके वोट दे दिया, सरकार बन गई, घी मिलना बंद हो गया, क्या कर लोगे? कुछ करते तो है नहीं, कुछ कर तो सकते नहीं है। वोट लेकर जाने के बाद तो कुछ नहीं कर सकते। वो जागृति जो है, ये जागृति बहुत ज्यादा अहम बात है। ये जागृति के लिए कह रहा हूं, बात समझा रहा हूं। पहली बात, जागृति के लिए पहली बात, आजादी के आंदोलन में
गांधी जी और नेहरू जी ने कहा था हम देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देश की आजादी, अंग्रेजी में कहते थे फ्रीडम ऑफ द कंट्री, देश की आजादी। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा मैं देश में रहने वाले लोगों की आजादी के लिए लड़ना चाहता हूं। समझ रहे हैं? दो बातों का फर्क समझ रहे हो? गांधी जी और नेहरू जी कहते थे मैं देश के आजादी के लिए लड़ना चाहता हूं, और बाबा साहब आम्बेडकर ने, ज्योतिराव फुले ने, साहू महाराज ने कहा मैं देश में रहने वाले लोगों के आजादी के लिए लड़ना चाहता हूं। 15 अगस्त 47 को देश आजाद हो गया तो बाबा साहब आम्बेडकर ने सवाल पूछा देश में रहने वाले लोगों के आजादी का क्या? अभी समझ में आ रहा है? इनका तो छोड़ो, हमारे स्टेज पर रहने वाले लोगों को भी समझ में नहीं आता है। जो सवाल बाबा साहब आम्बेडकर ने पूछा, अरे देश आजाद हो गया, देश में रहने वाले लोगों की आजादी का क्या? आज भी हमारा आदमी पुलिस चौकी में एफआईआर दाखिल करने के लिए जाता है तो पुलिस चौकी का इंचार्ज हमारा एफआईआर नोंद नहीं करता, साले आजाद हो गए। काहे के हो गए बे आजाद? काहे के हो गए आजाद? पुलिस चौकी का इंचार्ज संविधान को मानने से इनकार कर देता है। क्लास 3 पोस्ट वाला हो रहा कि नहीं हो रहा देश में? इस देश में साधारण आदमी का पुलिस चौकी में एफआईआर नोंद नहीं होता। काहे की आजादी? कहां है आजादी? ये बात बाबा साहब आम्बेडकर ने उठाया कि ये 15 अगस्त 47 से हमारे लोग आजाद नहीं हुए। अंग्रेजों को कहा तुम्हारे जाने के पहले संविधान भारत में लागू होना चाहिए, नहीं तो तुम अगर गांधी नेहरू के हाथों भारत छोड़ दोगे तो वो मनुस्मृति लागू कर देंगे। संविधान लागू होना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर के आग्रह से, मोहम्मद अली जिन्ना के आग्रह से संविधान सभा का चुनाव हुआ, संविधान सभा बनी और संविधान लिखने की जिम्मेदारी बाबा साहब आम्बेडकर की लगाई गई और संविधान लिखा गया। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। तो संविधान के आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि भारत के रहने वाले प्रत्येक नागरिक को बोलने की आजादी होगी। तो वामन मेश्राम खड़े होकर बोल रहा है, ये बोलने की आजादी संविधान के आर्टिकल 19 के तहत बोलने की आजादी होगी। और सीतापुर से गाड़ी में बैठकर लखनऊ में जाने की, लखनऊ से दिल्ली जाने की, दिल्ली से केरला जाने की, और देश के किसी भी कोने में किसी भी गाड़ी में बैठकर संचार करने की, घूमने की, व्यापार करने की, उद्योग करने की, नौकरी करने की आजादी है। किसी जाति का विश्वकर्मा है, ये विश्वकर्मा है, तो ये विश्वकर्मा जी अभी यहाँ एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। तो विश्वकर्मा जी कहाँ है? आपके जाति का कोई धंधा था ना? नहीं था। पहले क्या था? नहीं। आपके जाति के लोग क्या करते थे?
कोई न कोई लकड़ी का, लोहे का, लकड़ी का, यही ना हम कह रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। बैठिए बैठिए, ज्यादा परेशान मत होइए। लकड़ी का काम इनके जाति वालों को करना पड़ता था। बाबा साहब ने लिखा, विश्वकर्मा जी आप एमएलए भी बन सकते हो, जरूरी नहीं है कि लकड़ी का ही काम करो। आप एमपी भी बन सकते हो, आप मंत्री भी बन सकते हो, आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हो। अब ये नरेंद्र मोदी जो है, ये गांव में तेल निकालने का काम करते थे। गांव में कैसे तेल निकलता था मालूम है ना? तो कोलू का बैल घुमा करके, तो मोदी जी के बाप दादा यही करते थे। तो बाबा साहब ने लिखा, नहीं नहीं, मोदी जी भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। हो गए ना? अगर ब्राह्मण राज और मनुस्मृति का राज होता तो मोदी जी तेल ही निकालने का काम करते रहते। ये मैं समझाना चाहता हूं। ये अधिकार 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखकर दिया, लिख कर दिया। तो 15 अगस्त से हम लोग आजाद नहीं हुए। 26 जनवरी 1950 को संविधान ने हमें अधिकार दिया, इस वजह से हम आजाद हुए। आजादी से हम आजाद नहीं हुए, संविधान से हम लोग आजाद हुए। कांग्रेस ने संविधान पर अमल नहीं होने दिया। बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान का विरोध करते हैं। कांग्रेस के लोग विरोध नहीं करते मगर अमल नहीं करते। बीजेपी के लोग बहुत ईमानदार लोग हैं, बदमाश है मगर ईमानदार। बीजेपी के लोग बदमाश है मगर ईमानदार है। वो कैसे? वो ईमानदारी से संविधान का विरोध करते हैं। तो मैं कहता हूं ईमानदार लोग, बदमाश है मगर ईमानदार बदमाश है, ईमानदार धोखेबाज है। वो छुपा के नहीं रखते हैं कि हम धोखेबाजी नहीं करते हैं। अमित शाह ने भाषण में कहा कि 15 लाख जो हमने कहा था ना, वो जुमला था। कहा पब्लिक में, कहा ना कि नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए देने का जो वादा किया था वो एक जुमला था। इसका मतलब है धोखा देने वाली बात थी। जुमला का मतलब है धोखा देने वाली बात थी। सार्वजनिक रूप से कबूल किया है ना। धोखेबाज है मगर ईमानदार, बदमाश है और ईमानदार लोग है, यानी खुलकर बदमाशी करते हैं, इतने ईमानदार लोग है। कांग्रेस बदमाशी करती, बोलती नहीं। कांग्रेस बदमाशी करती है, अमल बोलती नहीं। पर ये फर्क है, भाई भाई में फर्क होता है तो स्वाभाविक है। एक कांग्रेस का पंडित है, एक बीजेपी का पंडित है दोनों पंडित ही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक पंडित है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा वाला वो एक पंडित है, दोनों पंडित ही है। तो दोनों पंडितों में फर्क इतना है कि एक धोखेबाजी खुल्लम खुल्ला करता है, एक धोखेबाजी छुपकर करता है, बस इतना फर्क। ये बात आप लोगों को समझने की जरूरत है। तो पहली बात मैंने बड़ी बात आपको कही, क्योंकि चुनाव में लोग केवल आश्वासनों पर बात करते हैं, जागृति पर कोई बात करते नहीं है। मैं जागृति की बात आपको समझा रहा। दूसरी बात, 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव संविधान पर अमल करने के लिए हुआ।
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी, 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए और 22.5% SC/ST के नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव को मिलाकर 69.5% लोकसभा के सीटों पर कब्जा किया और कब्जा करके भारत के आजाद भारत के संसद पर कब्जा किया और ऐसे 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 कानून बनाए, ऐसे ऐसे कानून बनाए कि आज जिनकी संख्या 3.5% है ब्राह्मणों की, उनकी 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां है। एक पार्टी नहीं हो सकती। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अनुसार लिखा है कानून में, क्या लिखा है? 6% वोट जिस पार्टी को 4 राज्यों में पड़ेंगे वो पार्टी नेशनल पार्टी मानी जाएगी, मगर ब्राह्मण की संख्या तो 3.5 है, 6% तो है नहीं, वो एक स्टेट में भी मान्यता नहीं हो सकती। तो एक भी नेशनल लेवल की पार्टी कानून के अनुसार नहीं हो सकती, मगर देश में 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है। धोखाधड़ी, गैर कानूनी और घोटाला किए बगैर ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए कांग्रेस ने चुनाव में घोटाला करने के लिए ईवीएम मशीन लाए। ईवीएम मशीन क्या करती है जानते हो? मैं सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, दीपक मिश्रा ने मेरी बात को स्वीकार कर लिया। चुनाव आयोग ने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करती है। 13 लाख मशीन चुनाव आयोग ने लाया। अगर एक ईवीएम मशीन को एक चोर माना जाए तो चुनाव आयोग ने 13 लाख चोरों को मैदान में उतारा। समझ रहे हो ना? ऐलानिया बोल रहा हूं, सारे ऑल इंडिया में बोल रहा हूं। मेरे कार्यक्रमों में चुनाव आयोग कभी मेरा भाषण रिकॉर्ड करने के लिए आदमी नहीं भेजता, सारे लोगों के भेजता है, मेरे भाषण रिकॉर्ड करने के लिए नहीं भेजता। क्यों? उसको मालूम है कि वो चुनाव आयोग को ही पकड़ता है। वामन मेश्राम चुनाव आयोग को ही पकड़ता है और चुनाव आयोग के विरोध में मेरी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। वो मेरे खिलाफ केस क्या करेगा? मेरी ही केस सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के विरोध में है। तो मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करती है। एक मशीन को एक चोर माना जाए तो चुनाव आयोग ने 13 लाख मशीनों को आपकी वोटों की चोरी करने के लिए मैदान में उतारा। इसलिए मैं कहता हूं ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। किसी की औकात नहीं है भारत में कहने, किसी पार्टी की औकात नहीं ये कहने की। उसको पकड़ के लेके जाएंगे। क्यों मुझे नहीं लेके जाते? मेरी ही केस है चुनाव आयोग के विरोध में। मेरे ही सवाल का कोई जवाब नहीं दिया चुनाव आयोग ने और ये रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट मेरे पास है। 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने मेरे केस पर फैसला किया कि अकेले ईवीएम मशीन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कर सकती। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए एक और अलग मशीन लगानी होगी। उस मशीन का नाम है पेपर ट्रेल। पेपर ट्रेल मशीन लगाई है, मैंने लगवाई,
सारे देश भर में मैंने लगवाई। अब चुनाव में जानते हो क्या होता है, एक मशीन चोरी करने वाली लगाई जाती है तो एक मशीन चोरी पकड़ने वाली लगाई जाती है। ये मैंने लगवाई चोरी पकड़वाने वाली मशीन। मैं चोर को भी पकड़ता हूं, चोर के सरदार को भी पकड़ने के काम में लगा हूं। तो इसलिए चुनाव आयोग मेरा भाषण रिकॉर्ड करने के लिए कोई आदमी नहीं भेजता। आप लोगों को समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैं बड़े चोर का गिरेबान पकड़ता हूं। छोटे छोटे पॉकेट मार का चोर पकड़ने का क्या मतलब है भाई? अठन्नी चवन्नी चोरने वाले जो लोग हैं उसको पकड़ने का क्या मतलब है? उसको पकड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए एक बड़े चोरों को पकड़ना जरूरी है, इसलिए एक काम किया। और एक बात बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी डेली भाषणों में डेली कहते रहता है विकास 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 विकास। हम गांव में गए, गांव में एक चाचा को पूछा, चाचा जी ये नरेंद्र मोदी ये विकास 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 कह रहे हैं, जानते हो विकास को? जानते हो विकास को? तो चाचा ने कहा हाँ जानते हैं। ये कौन है? कहा हमारे गांव में नारायण है, उसके बेटे का नाम विकास है। अरे हमने कहा चाचा जी नारायण के बेटे का विकास का मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी बोल रहा विकास 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 विकास। मैं विकास की बात कर रहा हूं। ये तो हमने नहीं देखा कभी। हमारी आंखें अच्छी थी, अब कमजोर हो गई। जब अच्छी थी तब भी नहीं देखा, जब कमजोर हुई तब भी नहीं देखा। कोई विकास हमने देखा ही नहीं। तो नरेंद्र मोदी क्या कहता है यूपी में? 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए। अब देखो एयरपोर्ट का क्या मतलब है हमारे गरीब और लोगों के लिए। यहां कोई आदमी बता सकता है कि फ्लाइट में बैठा? भाई कोई है फ्लाइट में कोई बैठा है? 13 एयरपोर्ट की बात कर रहा है, हमारा कोई आदमी फ्लाइट में बैठा ही नहीं है। तो हमारा आदमी फ्लाइट में बैठा नहीं है तो विमान के लिए हमारे आदमी का संबंध क्या है? जब एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ती है तो आवाज होता है, तो गांव के ऊपर से जब आती है विमान आता है तो हमारा आदमी चूल्हे के पास बैठा रहता है, दौड़कर आंगन में आता है और दौड़ में आंगन में आकर क्या करता है? ऐसा देखता है, अरे विमान है। बस देखने भर का रिश्ता है हमारा, और कोनो विमान के साथ संबंध नहीं है, केवल देखने का। अब ये देखने का विमान, चाटने का क्या? चाटना क्या? ये खाना खाते वक्त अचार हम लोग खाते हैं, चाटते हैं, तो क्या चाटने तुम्हारे विमान का क्या करे? गरीब के लिए इसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। फिर नरेंद्र मोदी कहता है उत्तर प्रदेश में 1 लेन रोड था, 2 लेन बनाया, 2 लेन रोड था, 4 लेन बनाया, 4 लेन रोड था, 6 लेन बनाया, 6 लेन रोड था, 8 लेन रोड बनाया। हाँ ये तो बनाया, ये तो मानना पड़ेगा बनाया। मगर वहां लिखा है 6 लेन में 8 लेन में लिखा होता है यहां पर बैलगाड़ी नहीं चला सकते, यहाँ मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, यहाँ साइकिल नहीं चला सकते, और 2 पैर वाला आदमी तो बिल्कुल पैदल नहीं चल सकता। क्या करे तुम्हारे सारे 8 लेन के रोड का है? जहाँ हमारा आदमी जा ही नहीं सकता, जहाँ चल नहीं सकता, साला साइकिल नहीं चला सकता, तो तुम्हारे 8 लेन रोड का क्या करे? ये जो तुम्हारा विकास है इससे गरीबों का कोई भला होने वाला नहीं है। गरीब को क्या चाहिए? देखो गरीब को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, इज्जत से
ध्यान रखना क्या कह रहा, रोटी कपड़ा और मकान इज्जत से। इज्जत से तो क्या मतलब है, नरेंद्र मोदी 5 किलो अनाज दे रहा है, साले 5 किलो मुफ्त का अनाज खाने से ईमानदारी का खून शरीर में बनेगा कि हरामी का खून बनेगा? तो हरामी का खून बनेगा ना। हजारों सालों से हम लोग मेहनत मजदूरी करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करते आए हुए हैं, मुफ्त का खाने का काम हमने कभी नहीं किया और हमारे लोगों ने कभी मेहनत से पीछे हटने का काम नहीं किया। अरे हमें रोजगार चाहिए, रोजगार। तुम्हारा 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। मेहनत करने के लिए हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, रोजगार चाहिए। जितने देश में प्रधानमंत्री हुए, गरीब को गांव में रोजगार देने का काम नहीं किया जितने प्रधानमंत्री हुए, और जितने प्रधानमंत्रियों ने गरीब को रोजगार देने का काम नहीं किया, रोटी कपड़ा और मकान इज्जत से देने का काम नहीं किया, उन प्रधानमंत्रियों को मैं एक सर्टिफिकेट देता हूं, वो सारे प्रधानमंत्री नालायक थे। जो छोटा काम, सुनो सुनो, भेजे में जाने दो, जो कह रहा हूं भेजे में जाने दो। मेरा जिंदाबाद करने से जिंदाबाद नहीं होता है, मैं पहले से ही जिंदाबाद हूं, ए ग्रेड का हूं, मेरा जिंदाबाद करने की कोनो जरूरत ही नहीं है। मैं ए ग्रेड आदमी हूं, 19 साल की उम्र से 65 साल का हो गया हूं, और ये लड़ाई अभी भी हमने जारी रखी है। 60 साल की उम्र में आदमी रिटायर्ड होता है, न मैं रिटायर्ड हो गया हूं न टायर्ड हो गया, अभी मैदान में हूं, जंगे मैदान में हूं। इसलिए जो कह रहा हूं उसे समझो, वो समझना, वो भेजे में जाने देना जरूरी है कि गरीब क्या चाहता है। गरीब चाहता है रोटी कपड़ा और मकान इज्जत से चाहता है, इज्जत से मिलना चाहिए। और दूसरी बात क्या चाहता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। 6.5 लाख गांव हैं भारत में, 2.5 लाख गांवों में 75 साल हो गए आजादी को, 2.5 लाख गांवों में स्कूल नहीं है। कितने नालायक प्रधानमंत्री हैं, 75 साल में 2.5 लाख गांव में, अरे तुम स्कूल नहीं बना पाए हो, कितने नालायक प्रधानमंत्री है इस देश में। 2.5 लाख गांव में स्कूल नहीं है, वहां के बच्चे 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने, योगी ने, अखिलेश ने, मायावती ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? निर्णय लिया अब बच्चों को रोडवेज में फ्री में बैठने को मिलेगा, फ्री में। अब पैदल चलना नहीं पड़ेगा, अब रोडवेज में फ्री में बैठने को मिलेगा। हमने सोशल मीडिया के लोगों को गांव में भेजा, जाओ बच्चों को पूछो। बच्चों को पूछा कि ये निर्णय मोदी, योगी, मायावती, अखिलेश ने ऐसा लिया है, आपको कैसा लगता है? बच्चों ने कहा अब हमको रोडवेज में बैठने को मिलेगा, ये निर्णय बहुत ही अच्छा है। मगर पत्रकार थे सोशल मीडिया वाले, मगर मगर क्या? क्योंकि मगर में ही तो खबर है। क्या है मगर? क्या कि मगर ये है कि हमारे गांव में रोडवेज नहीं है। जब रोडवेज नहीं है, रोडवेज कहां से होगा? रोड होगा तो रोडवेज होगा। साला रोडवेज नहीं है तो रोडवेज कहां से होगा? अब जब रोडवेज ही नहीं है तो गाड़ी गांव में आएगी नहीं। जब गाड़ी गांव में आएगी नहीं
तो फ्री में बैठने को मिलेगा। कहां से मिलेगा फ्री में बैठने को? ये केवल प्रचार है, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी कल परसों बजट बना नरेंद्र मोदी का 38 लाख करोड़, 38 लाख करोड़। हमारे लोगों को तो बहुत ज्यादा हुआ तो लाख तक गिनती आती है, लाख तक बहुत ज्यादा हुआ। उनको करोड़ समझ में नहीं आता कितना होता है, लाख तक बहुत हो गया। तो औकात कितनी हमारी? लाख तक गिनती करने की। तो उनको पता ही नहीं है आंकड़ा कितना होता है, 38 लाख करोड़। तो हमने प्रोफेसर मैथ का पूछा कि गुरुजी ये 38 लाख करोड़ रुपया कागज पर शून्य लगा के बताओ तो उसने हाथ में कलम पकड़ने के बजाय सर पकड़ा। पता नहीं साला कितना शून्य लगेगा। 38 लाख करोड़ एक साल का भारत सरकार का खर्चा है। राज्य सरकार का अलग है, महानगर पालिका का अलग है, जिला पंचायत का अलग है, तालुका पंचायत का अलग है, ग्राम पंचायत का अलग है, नगर पंचायत का अलग है। इतना पैसा आता, टैक्स में आता। पैसे की कोई कमी नहीं है, नीयत की कमी है। पैसे की कोई कमी नहीं है, नीयत की कमी है। गरीब की गरीबी ये लोग हटवाना नहीं चाहते, ध्यान रखो। इसलिए हमने पहली बार देखो भारत में किसी राजनीतिक दल ने 100 रुपए का स्टैंप पेपर पर अपना घोषणा पत्र छापा। न राहुल गांधी ने, न प्रियंका गांधी ने, न नरेंद्र मोदी ने, न योगी ने, न मायावती ने, न अखिलेश यादव ने स्टैंप पेपर पर लिखकर नहीं दिया। हमने लिखकर दिया कि जो कहेंगे करेंगे और नहीं करेंगे तो मुकदमा कर लेना कोर्ट में हमारे खिलाफ में। गरीब को अधिकार दिया कि अगर अमल में नहीं किया तो हमारे ऊपर मुकदमा कर लेना। किसी ने भी नहीं दिया, हमने दिया। एक मुद्दा बताता हूं करने के लिए। हमने एक योजना बनाई कि हर 5 लोगों का जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन में कोविड की वजह से जो परिवार गिर गए हैं उनके महीने में 11,000 रुपया उनके अकाउंट में चला जाएगा। महीने को 11,000 रुपया। दूसरी बात, एक किसके अकाउंट में जाएगा तो कानून में लिखा जाएगा परिवार का मुखिया महिला को माना जाएगा। परिवार का मुखिया महिला को माना जाएगा। क्यों? आदमी को क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि आदमी के नाम पर अगर 11,000 चला गया बैंक में तो वो पौवा में सौवा हो जाएगा, वो पौवा में सौवा हो जाएगा। इसलिए हमने हमारी मां बहनों को अधिकार दिया कि तुम्हारे नाम पर अकाउंट होगा, तुम्हारे अकाउंट में 11,000 जाएंगे और तुम्हें ही बैंक से निकाल कर अपना परिवार चलाने का अधिकार होगा। और 5 लोगों में से 2 में से स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी में से जो सक्षम होगा सरकार उस समय जो काम करने के लिए देगी वो काम या तो स्त्री करेगी या तो पुरुष करेगी। यानी वो 11,000 रुपया उनको मुफ्त में नहीं मिलेगा, उसके बदले में उसको काम मिलेगा। काम के बदले में 11,000 मिलेगा। जब काम के बदले में 11,000 मिलेगा तो क्या होगा? इज्जत से
इज्जत से, समझ रहे हो ना, रोटी कपड़ा और मकान इज्जत से, समझ रहे हो ना, इज्जत से, ये समझना जरूरी है। तो हमारे लोग बाबा साहब आम्बेडकर की तरह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने को नहीं जाना चाहते, अपने गांव में एक छोटा स्कूल चाहते हैं, वो नहीं कर पाए। दूसरी बात है स्वास्थ्य। हमारे लोग गांव में हॉस्पिटल की मांग नहीं कर रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी प्राथमिक आरोग्य केंद्र। मैं गांव का रहने वाला, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, जहां है वहां डॉक्टर बैठता नहीं है। डॉक्टर तो डॉक्टर, अरे कंपाउंडर नहीं बैठता। और जब महीना 2 महीना 3 महीना कंपाउंडर नहीं बैठता है तो गांव के कुत्ते मान लेते हैं कि ये घर अपना है, क्योंकि इसका कोई मालिक नहीं है। तो फिर हम कुत्ते लोग उस घर के मालिक हो जाते हैं। तो वहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर कुत्ते कब्जा कर लेते हैं। यह है देश में चल रहा। देश में जो चल रहा रियलिटी बता रहा हूं, इसे समझना जरूरी है। ये लोग जो है ना बड़ी बड़ी डींगे हाँकते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तीसरी बात है रोजगार। रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार, स्वयं रोजगार नहीं तो बेरोजगार भत्ता। मैं लंदन गया, पेरिस गया, न्यूयॉर्क गया, वहां जिलाधिकारी कार्यालय में व्यवस्था है, जो बेरोजगार होता है वो ऑफिस में जाता है, लिख देता है मैं बेरोजगार हूं। तो ऑफिस वाले पूछते हैं अकाउंट नंबर है? है, लिखो। वो घर में पहुंचने के पहले उसके अकाउंट में बेरोजगार भत्ता पहुंच जाता है और उसको कहा जाता है 6 महीना मिलेगा। 7 महीना नहीं मिलेगा, 6 महीना मिलेगा। और 6 महीने में तुम या तो रोजगार ढूंढ लेना या तो तुम्हें हम रोजगार पर चढ़ा देंगे। और जितना बेरोजगार भत्ता मिलता है उससे 10 गुना ज्यादा सैलरी मिलना 6 महीने के बाद शुरू हो जाएगा। तो बेरोजगार भत्ता लेने की जरूरत खत्म होती है। जो साला अमेरिका में हो सकता है, जो यूरोप में हो सकता है, वो कोई आकाश में रहते हैं, वो भी तो धरती पर ही रहते हैं। ये सारा का सारा किया जा सकता है। पैसे की जरूरत होती है, टैक्स की जरूरत होती है। हम गरीब से गरीब आदमी भी सरकार को टैक्स देते हैं। कौन कहता है गरीब आदमी टैक्स नहीं देता? कोई चीज है ऐसी जो गरीब आदमी अपने घर पर, गरीब आदमी हमारे घर में खरीद कर लाता है, ऐसी कोई चीज है जो उस पर टैक्स लगा नहीं है? सबसे छोटी ये नमक, आप लोग टाटा का नमक लेते हो, उस पर टैक्स लगा हुआ है। डॉक्टर टाटा बिरला अंबानी को कहते हैं, टाटा बिरला अंबानी कहते हैं थोड़ा नमक कम खाना। तो टाटा बिरला अंबानी को बड़ा गुस्सा आता है, अरे हम गरीब है क्या कम खाने के लिए बोल रहे हैं? हमको नमक कम खाने के लिए बोल रहे हो? गरीब है। टाटा बिरला अंबानी डॉक्टर पर गुस्सा होता है तो डॉक्टर बोलता है टाटा बिरला अंबानी को, अरे गुस्सा होने की बात नहीं है। तो ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर ना बढ़े इसलिए नमक कम खाने के लिए बोल रहे हैं। तो टाटा बिरला अंबानी डॉक्टर को पूछते हैं कि गरीब आदमी को सब्जी खाने को नहीं मिलती तो रोटी नमक के साथ ज्यादा नमक खाता है, तो उसका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता? गरीब का। टाटा बिरला अंबानी डॉक्टर को पूछता है ये गरीब का ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता? तो डॉक्टर कहता है गरीब का ब्लड प्रेशर इसलिए में बढ़ता है, साला ब्लड होगा तब ना प्रेशर होगा, ब्लड ही नहीं प्रेशर कहां से होगा? शरीर, गरीब के शरीर में साला ब्लड ही नहीं तो ब्लड प्रेशर कहां से होगा?
इसलिए गरीब ज्यादा नमक खाता है तो भी ब्लड प्रेशर नहीं होता है, मगर ज्यादा नमक खाने से ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो गरीब आदमी भी इस देश में टैक्स पेयर है, वो टैक्स देता है। जितना गरीब टैक्स देता है, अरे उसका 5% पैसा भी गरीब पर खर्चा नहीं होता, जितना वो देता है उसका खर्चा नहीं होता। साले गरीब से लेकर टाटा की संपत्ति बढ़ रही है। आज से 2 साल पहले उद्योगपतियों की संपत्ति 23 लाख करोड़ थी, अब 2 साल में 53 लाख करोड़ हो गई है। 30 लाख करोड़ संपत्ति बढ़ गई। कहां से बढ़ गई भाई? सरकार की पॉलिसी ऐसी है, अमीरों की अमीरी बढ़ाने वाली और गरीबों की गरीबी बढ़ाने वाली पॉलिसी है। इसको बदलना जरूरी है, ये बदलना चाहिए, ये बदलना आवश्यक है। आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर देता हूं। देखो, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा इस प्रदेश के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है और योजना बनाई गई है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अगर हम लोगों को वोट दिया तो 2.5 साल के लिए 2 मुख्यमंत्री होंगे। 2.5 साल के लिए शेड्यूल कास्ट का मुख्यमंत्री होगा परमेंद्र प्रताप। ठीक है, ये फोटो है परमेंद्र प्रताप, पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ा है। योगी कब क्लास में गया था किसी को पता नहीं है। योगी किसी क्लास में गया था? कौन से क्लास में गया था, कोई पता है? ये पोस्ट ग्रेजुएट है। योगी जो है कौन से क्लास में गया था उसका कोई पता नहीं है। उसके माँ बाप उसको क्लास में भेजते थे, इस वजह से भाग गया था। तो पढ़ा लिखा मगर योगी है, बाबा है, पढ़ा लिखा नहीं है। कितना पढ़ा लिखा? इतना पढ़ा लिखा है, ये इतना पढ़ा लिखा है। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट है। 2.5 साल के लिए पोस्ट ग्रेजुएट आदमी है परमेंद्र प्रताप, आगरा का शेड्यूल कास्ट का आदमी। 2.5 साल मुख्यमंत्री। दूसरा 2.5 साल का मुख्यमंत्री सरदार राम सुरेश वर्मा। राम सुरेश वर्मा सरदार कब हो गए? जब वो दिल्ली में किसानों का आंदोलन करने के लिए और कानून वापस लेने के लिए लड़ाई हो रही थी, तो राम सुरेश वर्मा टेंट गाड़कर कानून पीछे लेने की लड़ाई लड़ने के लिए वहां थे। तो वहां पंजाब के सरदारों ने उनको खिताब दिया कि तुम भी हमारी तरह सरदार हो। तो एक सरदार तो गांधी जी का था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब दूसरा सरदार हो गया अंबेडकर का, सरदार राम सुरेश वर्मा। अंबेडकर नगर के कुर्मी जाति के ओबीसी प्रवर्ग के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और 2.5 साल के लिए ओबीसी प्रवर्ग का कुर्मी आदमी ये मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट है। किसी भी पार्टी ने किसान को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनवाया, हमने बनाया। फोटोग्राफ के साथ देख लेना, काल्पनिक नहीं कह रहा हूं। जब किसान का आदमी मुख्यमंत्री होगा तो किसान की समस्या तो हल हो जाएगी। उसके बाद 5 उप मुख्यमंत्री। पहला उप मुख्यमंत्री मेहरबान अली। मुस्लिम समाज की संख्या उत्तर प्रदेश में 20% है, तो 20% मुस्लिम लोगों का एक डिप्टी सीएम होना चाहिए। तो हमने मेहरबान अली को डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनवाया है। हिस्सेदारी भागीदारी समझ लो, हिस्सेदारी भागीदारी मिलनी चाहिए। दूसरा है डॉक्टर रघुनंदन सिंह निषाद उर्फ मल्लाह। फूलन देवी के भांजे। मेरे पास आए थे लखनऊ में बंदूक लेकर। अरे मैंने कहा यहाँ क्यों लाए हो भाई बंदूक? कहा नहीं, रखना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है, लड़ाई समाज की लड़ने के लिए भी बंदूक उठाना जरूरी है। फूलन देवी ने उठाया था, इसका भांजा डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनवाया है रघुनंदन। डॉक्टर
रघुनंदन निषाद उर्फ मल्ला। ठीक है, दूसरा एमबीसी का। तीसरा है डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा, आजमगढ़ के एमबीबीएस डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर नहीं, एमबीबीएस डॉक्टर, उप मुख्यमंत्री के कैंडिडेट। ठीक है, एमबीसी। तीसरे। चौथे राम अजोर सरोज, शेड्यूल कास्ट की दूसरी बड़ी संख्या वाली जाति, पासी जाति। पासी जाति का इस विधानसभा में भी कैंडिडेट है, 2-2, 3-3 है, मगर उप मुख्यमंत्री हमारे पास है, दूसरों के पास नहीं है। अरे तुम लोग संतोष जी को वोट दोगे ना, तो तुम्हारा पासी जाति का डिप्टी सीएम बनेगा। केवल एमएलए नहीं बनाना, डिप्टी सीएम बनाना है, ध्यान रखना है। ये चौथा। ठीक है, चौथा है। पांचवा है दिनेश लोधी, ये बुंदेलखंड के। बुंदेलखंड के तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। वहां की महिलाएं 2-2, 4-4 किलोमीटर पीने के पानी के लिए जाती है, और लोग कहते गंगा यूपी से बहती है, यूपी में बुंदेलखंड है, तो बुंदेलखंड की महिलाएं प्यासी क्यों है? उसको पानी क्यों नहीं मिल रहा है? 2-4 हजार करोड़ रुपया कानपुर से नहर निकालो, बुंदेलखंड पहुंच जाएगी। 2-4 हजार करोड़ रुपया कोई बहुत बड़ी बात है। और दिनेश लोधी डिप्टी सीएम बनेगा तो पहला काम बुंदेलखंड की महिलाओं के पानी के पीने की समस्या खत्म कर देगा, खत्म हो जाएगी। 5-5 डिप्टी सीएम बनाने के पीछे का मकसद है भागीदारी मिलनी चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसके लिए ये कार्यक्रम बनाया गया है। जो लोग भागीदारी चाहते हैं, हिस्सेदारी चाहते हैं सत्ता में, वो लोग राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के, बहुजन मुक्ति पार्टी के कैंडिडेट संतोष भारतीय को और विश्वकर्मा, क्या नाम है विश्वकर्मा जी, तेज नारायण विश्वकर्मा जी, इनको इलाके में आप चुनकर भेजिए। इतना ही अपील मैं करना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।